हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार झा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एबीएम कॉलेज जमशेदपुर, सह समाजशास्त्र विषय के लेखक। आज मैं सोशोलॉजी ऑनर्स सेमेस्टर 6 के CC 13 पेपर जो है लेबर एंड सोशल वेलफेयर, उस चैप्टर के लेके आया। इस चैप्टर में देखेंगे, एक टॉपिक है आप लोगों का समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। क्या है? समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। इस पर आज हम चर्चा करेंगे और अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के प्रावधानों को लिखें। तो इस संबंध में कहना चाहूँगा, जब सभी परिस्थितियाँ समान हो तो वैसी स्थिति में महिला एवं पुरुषों की मजदूरी में अंतर रखा जाए तो इसे मजदूरी भुगतान के क्षेत्र में लिंग के आधार पर अपनाई जाने वाली भेदभाव माना जा सकता है। यानी भेदभाव को विश्व स्तर पर समाप्त करने के लिए देखेंगे, ILO द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा 1951 में समान पारिश्रमिक अधिसमय संख्या 100 तथा समान पारिश्रमिक सिफारिश संख्या 90 पारित किया गया था। कब? ILO द्वारा 1951 में। क्या अधिसमय संख्या कितना था? 100 और सिफारिश संख्या कितनी थी? 90। इसमें पारित किया गया था। 1975 में UNO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाने के क्रम में यह महसूस किया गया कि समान कार्य के लिए पुरुषों के बराबर मजदूरी प्राप्त करना महिलाओं का भी अधिकार होता है। यानी कि जितना पारिश्रमिक पुरुषों को मिलेगा उतना ही पारिश्रमिक महिलाओं को मिलना चाहिए। समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक मिलनी चाहिए। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अधीन यदि आप देखेंगे तो अनुच्छेद 39 आर्टिकल 39 में स्पष्ट रूप से किया गया है कि समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की बात की चर्चा की गई है। इस प्रकार सरकार ने 1975 में लिंग के आधार पर व्याप्त जो मजदूरी भिन्नता थी, इसे दूर करने के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम लाया। भारत सरकार ने ये अधिनियम लाया। इसके बाद 1975 में संसद में समान पारिश्रमिक बिल पेश किया गया, जो 11 फरवरी 1976 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ कानून का रूप धारण किया, जिसे हम समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के नाम से जानते हैं। और यह कानून 12 फरवरी 1976 से लागू हुआ। अब इस कानून की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? इस कानून की देखेंगे जो विशेषताएं हैं कि इस अधिनियम के प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि समान कार्य के लिए पुरुषों के बराबर मजदूरी प्राप्त करना महिला का भी अधिकार होता है। एक विशेषता तो ये होगी। दूसरी विशेषता देखेंगे, नियोजक के द्वारा महिलाओं के प्रति भेदभाव नहीं बरता जाएगा, चाहे वे पारिश्रमिक को लेकर हो अथवा नियुक्ति को लेकर के हो। नियोजक द्वारा किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं किया जा सकता है। साथ ही परामर्श समिति में आधी संख्या में महिलाओं को सदस्य के रूप में रखकर कार्य करने की प्रकृति, कार्य के घंटे, नियोजित होने वाले कार्य आदि में महिलाओं के मंतव्य के अनुसार सलाह को प्राथमिकता देने का भी प्रोविजन किया गया। इसकी चौथी विशेषता यह है कि यह अधिनियम महिलाओं को संरक्षण देने का कार्य करता है। महिलाओं को क्या करता है? प्रोटेक्शन, संरक्षण देने का कार्य करती है। इसकी पांचवी विशेषता है, महिलाओं की नियुक्ति, समान पारिश्रमिक इत्यादि में कमी करने या कटौती करने पर नियोजक या प्रबंधक को दंडित भी किया जा सकता है, जिससे कि नियोक्ता के मनोदशा में तब्दीली आ सके और महिला श्रमिक शोषण मुक्त हो सके। ये भी एक विशेषता है। इसकी छठी विशेषता है कि भारतीय संविधान में को इसके माध्यम से क्रियान्वित भी किया गया है। ये सारी की सारी क्या होगी? इनकी विशेषता होगी, इनकी 6 विशेषताएं। अब यदि समान पारिश्रमिक अधिनियम के प्रावधान देखें तो इन प्रावधानों में धारा 1 में इनके विस्तार की चर्चा किया गया। पूरे देश में ये अधिनियम लागू है। केंद्रीय सरकार की अधिसूचना से 3 वर्ष के अंदर सभी प्रतिष्ठानों में ये प्रभावी हो सकता है यह कानून। इसके धारा 2 में देखेंगे परिभाषा की चर्चा की गई है, जिसमें धारा 2G में पारिश्रमिक की परिभाषा दी गई है। धारा 2H में समान प्रकृति के कार्य की परिभाषा दी गई है। धारा 2I में कर्मकार की परिभाषा दी गई है। ये इनकी परिभाषा की चर्चा है। समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की जो बात की गई है वो धारा 4 में की गई है। यानी समान कार्य के लिए महिला व पुरुष दोनों को समान वेतन देना होगा।
साथ ही समान प्रकृति के कार्य के लिए समान पारिश्रमिक भी दी जाएगी। पारिश्रमिक में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है, ये भी धारा 4 में उल्लिखित है। साथ ही अधिनियम के लागू होने के बाद सबों को पारिश्रमिक अधिकतम मिलने वाले दर पर निर्धारण करना होगा। इसके बाद आप देखेंगे इसमें एक प्रोविजन ये भी है कि पुरुष व महिलाओं की नियुक्ति में कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा। यानी चाहे भर्ती में हो, पदोन्नति में हो, प्रशिक्षण में हो, ट्रांसफर में हो, बदली में हो, आदि में कोई भेदभाव इसमें नहीं रखा जाएगा। साथ ही ये भी है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व कर्मचारी आदि को आरक्षण हो तो उसे कार्यान्वित रखा जाएगा। इसकी भी चर्चा की गई है। धारा 6 में देखेंगे परामर्श समिति की चर्चा की गई है। महिलाओं की नियुक्ति के अवसर में सुधार हेतु समुचित सरकार परामर्श समिति का गठन कर सकती है। समुचित सरकार का मतलब केंद्र में केंद्र सरकार और राज्य में राज्य सरकार, जो केंद्र सरकार के अधीन आता हो। केंद्र सरकार के अधीन, जैसे हमारे भी राज्य में आप देखेंगे रेलवे केंद्र सरकार के अधीन आती है, तो उस पर केंद्र सरकार ही निर्णय लेंगे, और जो राज्य सरकार के अधीन है तो वह राज्य सरकार लेंगे निर्णय। इसके बाद देखेंगे परामर्श समिति में 10 सदस्य होंगे, जिनमें आधी संख्या महिलाओं की होगी। समिति अपनी प्रक्रिया स्वतः निर्धारित करेगी। इसके बाद देखते हैं धारा 7 में वर्णित है कि समुचित सरकार के दावे और शिकायत की सुनवाई हेतु प्राधिकारी की नियुक्ति का अधिकार, यानी समुचित सरकार द्वारा प्राधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ये श्रम पदाधिकारी से नीचे स्तर के नहीं होंगे। साथ ही शिकायत, दावे या पूर्व निर्धारित तरीके से ये कार्य करेंगे। इन पदाधिकारियों में सिविल आचार संहिता के अंतर्गत शक्तियां भी निहित होगी, यानी ये जो पदाधिकारी होंगे इसको सिविल आचार संहिता के तहत जो भी अधिकार प्राप्त है वो इनको भी प्राप्त होगा। साथ ही धारा 8 में देखेंगे रिकॉर्ड रखने की, रजिस्टर इत्यादि रखने के लिए भी चर्चा किया गया। जबकि इसी अधिनियम के धारा 9 में चर्चा है निरीक्षक की, यानी समुचित सरकार द्वारा निरीक्षक की नियुक्ति की जाएगी। उपयुक्त सरकार ही इनका स्थानीय कार्य क्षेत्र का निर्धारण करेंगे। निरीक्षकों के अधिकारों का निर्धारण भी कौन करेगा? उपयुक्त सरकार करेगा। इस अधिनियम की धारा 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि शास्तियाँ की चर्चा की गई, दंड की चर्चा की, पेनल्टी की चर्चा की गई है। और इसके अंतर्गत कहा गया कि रजिस्टर एवं डॉक्यूमेंट्स के अभाव में 1 माह का कारावास और 10,000 रुपया का जुर्माना, यह दोनों दिया जा सकता है। यानी यदि रजिस्टर मेंटेन नहीं होगा और डॉक्यूमेंट्स का अभाव रहेगा तो उन स्थितियों में उसको पेनल्टी क्या मिलेगा? 1 महीना का जेल मिल सकता है और 10,000 रुपया का जुर्माना, यह दोनों हो सकता है। सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करने पर, जो सरकार ने समय समय पर निर्देश दिया है, यदि उसका वो पालन नहीं करता है तो इन स्थितियों में इनको 3 माह से 1 वर्ष तक का जेल हो सकता है और 10,000 से 20,000 रुपया तक का दंड दिया जा सकता है। इसके बाद देखेंगे निरीक्षक द्वारा रजिस्टर या कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर 500 रुपया का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यदि निरीक्षक डिमांड करता है कि रजिस्टर लाइए, जो कागजात है आपके पास वो लाइए, यदि वो आप नहीं दे पाएंगे तो 500 रुपया का जुर्माना वहाँ भी लग सकता है। इसके बाद देखेंगे धारा 13 में चर्चा किया गया नियम बनाने का अधिकार। तो केंद्र सरकार नियम बना सकता है। इस अधिनियम के तहत नियम कौन बनाएगा? केंद्र सरकार नियम बना सकता है। धारा 14 में 14 में ये चर्चा है कि निर्देश देने का अधिकार है, यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। ये इसका मुख्य प्रोविजन है। इस एक्ट का समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का मुख्य प्रोविजन है। लेकिन इस अधिनियम की आलोचना भी की जा सकती है, यानी कि संविधान की भावनाओं के आत्मसात करने वाले यह अधिनियम जो है वो काफ़ी सफल रहा है और इससे महिला कर्मकारों की स्थिति में काफ़ी सुधार भी हुआ है, परंतु इसमें कुछ कमजोरियां भी हैं। जैसे समान कार्य और समान प्रकृति के कार्य को लेकर के परेशानियां होती है, क्योंकि इसकी स्पष्ट व्याख्या मुश्किल है, जिसका फायदा नियोजक उठा लेते हैं। इसकी दूसरी आलोचना कर सकते हैं कि अधिनियम महिला व पुरुष के पारिश्रमिक नियुक्ति आदि में भेदभाव की बात नहीं करती है, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। आज भी देखिए व्यवहारिक तौर पर इस नियम का उल्लंघन होता है। साथ ही देखेंगे इसकी तीसरा यदि आलोचना करें तो परामर्श समितियां प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पा रही, निरीक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं है, नियोजक कार्य से संबंधित रजिस्टर आज भी नहीं रखते हैं, निरीक्षकों के द्वारा मांग करने पर उसे चांदी के जूते से मार दिया जाता है। इन बातों को समझे, यानी कि यदि रजिस्टर की डिमांड किया और यदि वो नहीं है उनके पास तो वहाँ करप्शन होती है, भ्रष्टाचार होती है, कुछ पैसे दे दिया जाता है। तो ये क्या है? ये इसकी आलोचना ही ना। तो इस तरह से आप देखेंगे
यदि इन अधिनियमों को, ये अक्सर आपके सिलेबस में है, समान पारिश्रमिक अधिनियम, यानी कि महिला और पुरुष के यदि कार्य समान हो, समान प्रकृति का कार्य हो, तो उसमें उसके पारिश्रमिक में किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं की जा सकती है। इस पर आईएलओ ने भी एक्शन लिया है, उसने भी नियम कानून बनाया है और हमारे देश में भी ये कानून बनी 1976 में, आज हमारे देश में ये लागू है। परंतु जहाँ कहीं भी उल्लंघन हो रही है तो आप लोग इसको क्रियान्वित करवाने के लिए भरसक प्रयास कर सकते हैं, दूसरे को जागरूक कर सकते हैं। यदि कहीं डिफ़ॉल्टर देखते हैं तो आप अवेयरनेस ला सकते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे इस कानून में ये प्रोविज़न किया गया। आज यहीं तक, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखें। थैंक यू।